बोतल की चुड़ैल। सैंडी को समंदर बहुत पसंद है। वो काफी देसी विदेशी समुद्रों के बीच में घूम चुका है। वो केरला के वर्कला बीच पर घूमने आया था। समंदर में नंगे पांव आधी टांगे पानी में डुबोकर रेत पर घूम रहा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गई। मेरे पैरों में ये कौन सी चीज आकर लगी? कोई ठोस सी चीज लगती है। देखो क्या है। उसने पानी में हाथ डाल वो चीज निकाली तो वो एक शीशे की बोतल थी। अरे ये तो एक बोतल है, सुनहरे रंग की। बहुत ही खूबसूरत है ये। बनावट से लगता है ये एक बहुत ही गुजरे जमाने की बोतल है। इसे तो मैं अपनी टेबल पर सजा कर रखूंगा। वर्कला से वापस आने के बाद बोतल को उसने टेबल पर सजा कर रख दी। एक दिन बोतल को वो बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे इस पे तो कुछ लिखा है, अब बड़े बारीक अक्षरों में। वो दौड़कर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आया और पढ़ने लगा। What a सरप्राइज! बोतल पर साल लिखी है 1760, यानी कि 300 सालों से भी ज्यादा पुरानी है ये बोतल। आगे लिखा है अरेबियन सी में एक शिप डूब रही थी, मैं उसी शिप में थी। शिप के डूबने से अब मैं चुड़ैल हूँ। शिप का एक टूटा हिस्सा गोवा के एक बीच पर डूबा पड़ा है। वो शिप के खजाने का हिस्सा है। यहाँ कोई आकर अगर मेरी इच्छा पूरी करे तो वो पूरा खजाना उसका। गोवा में आने के बाद ये बोतल खींचकर उसे यहाँ ले आएगी। सैंडी फ्लाइट से गोवा की राजधानी पणजी में आ गया। रुकशैक में रखी बोतल उसे खींचती हुई 2 घंटे बाद एक वीरान बीच पर ले आई। एक औरत की आवाज गूंजी। हेलो सैंडी, आ गए खजाना लेने? पहले मेरी तमन्ना तो पूरी करो। कौन है आप? दिखती क्यों नहीं है? धीरे धीरे समंदर की रेत से एक लड़की बनने लगी, बेहद खूबसूरत और सुनहरे बालों वाली। मैं वही चुड़ैल हूँ जिसकी बोतल तुम्हें मिली, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। 300 साल पहले जो शिप लंदन से इंडिया आ रही थी वो डूब गई थी। उसका कैप्टन था हेनरी। मैं हेनरी की बीवी लिजा। शिप के डूबने से सबके साथ मैं भी डूब गई। तब से मैं लिजा चुड़ैल शिप के खजाने की यहाँ रखवाली कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हेनरी हो। दुनिया में तुमने फिर से जन्म लिया है सैंडी के नाम से। मैं हेनरी? अब मेरी तमन्ना पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैंने ये तिलस्मी बोतल सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था और देखो तुम आ गए, माय डार्लिंग हेनरी। मैं हेनरी नहीं, मैं सैंडी हूँ। लेकिन आप क्या चाहती है मुझसे? मैं इंतजार कर रही हूँ 300 साल से तुम्हारा। सामने देखो समंदर की लहरें। उन लहरों के बीच से समंदर में समाते जाओ तुम, गहराई में और गहराई में। फिर एक झटका और जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति। सैंडी का चोला उतारकर तुम एक बार फिर से मेरा हेनरी हो जाओगे। तब मैं लिजा चुड़ैल और तुम हेनरी भूत यहीं अपनी रोज की महफिल जमाया करेंगे। अरे आप तो मुझसे अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रही हैं। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा सैंडी, इस लोक से मेरे परलोक में मेरा हेनरी बनकर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो ये लो। लिजा चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए। उसकी उंगलियों में नाखून निकल आए। लिजा के नाखून वाले हाथों ने सैंडी को गले से जकड़ लिया। सैंडी हाथ पांव मारता हुआ एक पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर के टकराने से रुकशैक के अंदर रखी बोतल चूर चूर हो गई। लिजा चुड़ैल चीखती हुई बोली, ये तुमने क्या किया हेनरी? इस तिलस्मी बोतल में मेरी जान बसी थी। देखते ही देखते लिजा चुड़ैल के बदन की हड्डी टूटने लगी और वो रेत बनकर समंदर की लहरों में बिखर गई। अब तो ये सारा खजाना देश की सरकार को सौंपना है, जिससे देश की तरक्की में सहयोग हो। एक गांव में उधारी चंद नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने नाम की तरह ही हमेशा लोगों से उधार लेकर अपनी जिंदगी गुजारता था। रोज अखबार में कोई सरकारी योजना है क्या, ये देखता और उस योजना का लाभ उठाता था। एक दिन वो एक पेंशन की योजना देखकर बूढ़ी औरत के भेष में सरकारी ऑफिस जाता है और वहाँ के अफसर से कहता है, बेटा मेरी पेंशन का काम कर दो, ये है मेरी अर्जी
और इसके साथ मेरे सभी जरूरी कागजात भी है। एक दिन उधारी चंद की पत्नी रूपा अखबार पढ़ रही होती है। उसे अखबार में उधारी चंद और एक औरत की शादी की फोटो दिखती है। अरे, मैं तो बर्बाद हो गई। ये क्या किया आपने? मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली। फोटो आया है आपका अखबार में। अरे वो तो झूठ की शादी है। एक योजना आई थी, शादी करने पर पैसे मिलने वाले थे, इसलिए मैंने शादी का नाटक किया। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। कुछ दिनों बाद उधारी चंद को अखबार में गृहलक्ष्मी सरकारी योजना के बारे में एक विज्ञापन दिखा, जिसमें नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए गरीब औरतों को ऑटो रिक्शा देने की योजना थी। जिसे भी रिक्शा चाहिए वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अर्जी लेकर सरकारी ऑफिस आ जाए, ऐसा लिखा था। रूपा ने भी वो विज्ञापन पढ़ा। क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं जाने वाली ये रिक्शा की योजना का लाभ उठाने। मुझे रिक्शा चलानी नहीं आती। हाँ पता है मुझे, और मैं तुम्हें जाने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। तुम अपने कपड़े लेकर आओ, मैं औरत बनकर रिक्शा लेकर आऊंगा। फिर उधारी चंद रूपा के कपड़े पहनता है। रूपा उसका फोटो निकालती है और वो फोटो अपनी अर्जी पर लगाकर उधारी चंद सरकारी ऑफिस में जाता है। साहब, ये है मेरी अर्जी। अच्छा, चंदा नाम है तुम्हारा? बहुत खूब, तुम पहली औरत हो जो इस योजना का लाभ उठाने आई है। अब तुम्हें ऑटो रिक्शा के लिए लोन मिलेगा। फिर उधारी चंद रिक्शा खरीदता है। रिक्शा स्टैंड पर उसे देखकर बाकी रिक्शा वाले हैरान हो जाते हैं कि एक औरत रिक्शा चलाती है। उसके रिक्शा में 2 औरत बैठती है। वो आपस में बात करने लगती हैं। अरे बहन, आपको पता है उस सुरेश ने अपनी पत्नी को मारकर नदी में डाल दिया। हाँ हाँ, पता है मुझे। और उसने पड़ोसियों से भी कहा है कि किसी ने पुलिस को कुछ बताया तो उन्हें भी मार देगा। अरे ये क्या हो रहा है हमारे देश में? लोग खुलेआम एक दूसरे को मारने लगे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। मैं बताऊंगी पुलिस को सुरेश के बारे में। अरे, अब सीरियल नहीं देखती हैं क्या? हम सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। उधारी चंद अपने सिर पर हाथ मार लेता है। अगले दिन उसके रिक्शा में 2 आदमी बैठते हैं। भाई, यहाँ कोई वाइन शॉप मिलेगा तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, यही पास में एक वाइन शॉप है, वहां बैठ के पी सकते हैं आप, और साथ में चना भी फ्री में। 11 बजे तक खुली रहती है वो वाइन शॉप। आपको जो चाहिए वो शराब मिलेगी, रम, विस्की, वोडका। मुझे भी मिलिट्री रम अच्छी लगती है। उधारी चंद की ये बात सुनकर दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। इस तरह उधारी चंद रात में भी रिक्शा चलाने लगा। एक दिन सरकारी अफसर उधारी चंद का सम्मान करते हुए, मेरी प्यारी बहनों, चंदा ने गृहलक्ष्मी योजना के चलते रिक्शा खरीदी और रात को भी रिक्शा चलाकर उसने और औरतों की भी मदद की है। चंदा सच में नारी शक्ति का एक अच्छा उदाहरण बन गई है। हमें नहीं पता था कि ये योजना इतनी सफल होगी। अरे वो पंखा तो जरा इधर कीजिए, हवा नहीं आ रहा है। तो मैं कह रहा था, इस योजना का लाभ उठाने वाली चंदा पहली औरत थी और वो अच्छी रिक्शा चला रही है, इसलिए सरकार ने उसका लोन माफ कर दिया है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी पंखा उधारी चंद की तरफ घूमता है और उसके सर से लंबे बालों का विग उड़ जाता है। स्टेज पर खड़ी औरतें बोलती हैं, अरे ये तो औरत नहीं है, और तुम तो वो उधारी चंद हो ना, जो हमेशा झूठे कागजात बनाकर सरकारी योजना का फायदा लेता है। अब तो तुमने औरतों की योजना को भी नहीं छोड़ा। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। फिर सभी मिलकर उधारी चंद को बहुत पीटते हैं। मर्मेड नहीं, चुड़ैल है वो। जैसा कि आपने पहले देखा कि मर्मेड चुड़ैल अनंत को भी निगल चुकी थी, और अब उस बात को काफी दिन बीत चुके थे। अनंत का एक छोटा भाई था जो कि अनंत को खोजते खोजते पागल हुए जा रहा था। वो रोज सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने लापता भाई की खबर लेता। आज भी वो हर रोज की तरह पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने कहा, मैडम, मेरे भाई का कुछ पता चला? तलाश जारी है, आप चिंता ना करें, हम जल्द से जल्द आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे।
विक्रांत ये सुन के मायूस हो गया और घर जाकर सोचा, बहुत हो गया अब। 1 हफ्ते हो चुके हैं, ये पुलिस वाले नहीं पता कब तक मेरे भाई को ढूंढेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर विक्रांत ने उसके भाई का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों को कॉल करा। काफी लोगों से बात करने के बाद उसने रोहन को कॉल करा। हेलो भैया, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ, अनंत का छोटा भाई। क्या आपको भैया ने कुछ कहा था कि वो कहीं जाने वाले हैं या नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी? हाँ, अभी लगभग 1 हफ्ता पहले ही बात हुई है उससे। वो कह रहा था कि वो फूलबगन गांव में जाने वाला है। वहाँ कोई नदी है जो बहुत सुंदर है। मैं तो शहर से बाहर था, वरना मैं भी चलता उसके साथ। इतना सुनते ही विक्रांत ने फोन काट दिया। वो तुरंत निकल गया उस गांव के लिए। विक्रांत एक स्कूबा डाइवर था, तो उसने अपने साथ अपने डाइविंग के भी कपड़े रख लिए। उस गांव में पहुंचते ही उसने एक चरवाहे से नदी का रास्ता पूछा। फिर विक्रांत उस चरवाहे के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। फिर उस रास्ते में उसे वही दूध वाला मिला जिसने अनंत और उसके दोस्तों को नदी के पास जाने से रोका था। बाबूजी, मत जाइए उस नदी के पास। यह नदी आंधी तूफान के वक्त ठीक नहीं रहती। देखिए, काले बादल छा रहे हैं, फिर कुछ गलत होने वाला है। आप चले जाइए यहाँ से। यहाँ 1 हफ्ते पहले आप ही की तरह कुछ लोग आए थे और फिर वो कभी नहीं दिखे। विक्रांत समझ गया कि वो दूध वाला उसी के भाई की बात कर रहा था। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। नदी के पास जाकर रुक गया। तभी उसे उस पेड़ के पास वो फोन मिलता है जो कि पूरी तरह मिट्टी से सना हुआ था। फिर उसने उसे साफ कर उसका मेमोरी कार्ड निकालकर अपने फोन में डाला, तो उसे वो चुड़ैल की फोटो दिख गई और वो सब कुछ समझ गया। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई और विक्रांत ने अपने स्कूबा डाइविंग के कॉस्ट्यूम पहन लिए। आज तो इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा मैं। कुछ देर बाद झमाझम बारिश होने लगी और वो मरमेड चुड़ैल फिर से दिखने लगी। फिर विक्रांत उस नदी के पास गया और इससे पहले कि वो मरमेड चुड़ैल उसे निगलती, वो पानी में डुबकी मारकर अंदर की ओर भाग गया और फिर मरमेड चुड़ैल ने उसका पीछा करना चालू कर दिया। अरे भागता कहाँ है? रुक जा, तुझे मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। रुक जा तू। मगर विक्रांत तैरता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे जा छुपा, जहाँ उसने देखा कि कुछ बोतलों में छोटी छोटी मछलियाँ रखी गई थी। फिर वो मरमेड चुड़ैल थकी हुई वहाँ आकर रुकी। मुझे जल्दी ही किसी इंसान को निगलना होगा, वरना मैं तो कमजोर होते जा रही हूँ। ये मछलियाँ तो वो इंसान हैं जिनको मैं निगल कर यहाँ ले आती हूँ और फिर अपने जादू से इन्हें मछली बनाकर बोतलों में कैद करके रख देती हूँ। अब क्या होगा न जाने, अब कब कोई इंसान यहाँ आएगा। अगर कोई नहीं आया फिर तो मैं कमजोर पड़ते जाऊंगी और फिर मेरी शैतानी शक्तियाँ भी गायब हो जाएंगी। और अगर गलती से ये बोतलें खुल गई फिर तो मेरी जान भी चली जाएगी। हे चुड़ैल माता, ये कैसी संकट में डाल दिया है तूने। विक्रांत ने सब कुछ सुन लिया। फिर उस मरमेड चुड़ैल को पानी के ऊपर सतह पर कोई परछाई सी दिखी और उसे लगा कि कोई इंसान नदी के किनारे आ गया। वो खुशी से तैरते हुए ऊपर जा पहुंची। अरे ये क्या, ये तो गाय है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। कोई ना कोई मुझे देखकर तो आ ही जाएगा। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रांत ने उन सारी बोतलों को खोल दिया, जिसमें से सारी मछलियाँ बाहर निकल गई और उसी के साथ सारे के सारे मछलियाँ इंसान में बदल गए। और अचानक चुड़ैल बेजान सी नीचे आकर गिर पड़ी और फिर सारे लोग तैरकर नदी से बाहर निकल गए और इसी के साथ उस गांव के लोगों का नदी को लेके डर भी खत्म हो गया और विक्रांत को उसका भाई वापस मिल गया और सारे खोए हुए लोग वापस अपने घर खुशी से जाने लगे।